हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है एसएससी जीडी 2025 के लिए। दोस्तों आप सभी के बीच आज इकोनॉमिक्स के लिए क्लास लेकर आए हैं। दोस्तों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी 2023 से लेकर 24 तक आपके एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं। और आप सबसे एक बार और कह रहा हूँ दोस्तों कि अभी तक मैंने हिस्ट्री के पूछे गए जितने प्रश्न, पॉलिटी के पूछे गए जितने प्रश्न और स्टैटिक, ये तीन टॉपिक मैंने इसी वीडियो सेक्शन पर अपलोड कर चुका हूं दोस्तों। और साथ ही मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा दोस्तों, यकीनन आप उधर भी जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन दोस्तों आइए इकोनॉमिक्स के टॉप यानी 86 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हर एक क्वेश्चन ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों जिसमें से आपको बहुत ऐसे प्रश्न जो कि नहीं आता होगा। लेकिन दोस्तों इस क्लास को पढ़ने के बाद आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्लास खत्म होने के बाद आप एक बार जरूर रिवीजन कीजिएगा। बेस्ट बनेगा दोस्तों। आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए दोस्तों आप सभी के बीच देखते हैं किस प्रकार से आपके इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक जो कि कौन है। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। अगर मैं बात करूं आपके जो विश्व में हरित क्रांति के जनक, बेसिकली नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। दोस्तों हरित क्रांति ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यही एसएससी जीडी जो अभी 2024 में खत्म हुआ दोस्तों, उसमें करीब 15 से 20 क्वेश्चन केवल हरित क्रांति से क्वेश्चन देखने को मिला। मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन आपको याद रखना है बेसिकली भारत के अगर जनक की मैं बात करूं तो एम.एस. स्वामीनाथन, और बेसिकली विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों तो निम्नलिखित में से छठी जो पंचवर्षीय योजना है ना, उनका समय विधि जो कि क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है 1980 से लेकर जो कि 1985 के बीच में छठी पंचवर्षीय योजना का समय विधि है। अभी तक दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 12 पंचवर्षीय योजना, उनसे संबंधित समय विधि और उनसे संबंधित दोस्तों की किस मॉडल पे आधारित था, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। यकीनन दोस्तों अगर मैं बात करूं जो पहला पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपके 1951 से लेकर 56 तक, उसमें कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त कि जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें से वार्षिक जो लक्ष्य था ना, सो कितना रखा गया था। तो बेसिकली 2.1% आपका लक्ष्य रखा गया था। लेकिन दोस्तों हमें प्राप्त कितना हुआ था, तो 3.6 हमें प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को भी याद रखना है दोस्तों, हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो दोस्तों हर एक क्वेश्चन को मैं इसी तरह से एक्सप्लेन करके आप सुनता केवल जाइए दोस्तों, आपको मैं हर एक चीज़ को रिवीजन कराता चला जाऊंगा। अगर मैं बात करूं जो पहला पंचवर्षीय योजना दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है कि किस मॉडल पे आधारित था। तो बेसिकली दोस्तों हैरड डोमर मॉडल पे आधारित था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डैश बजट से भारत में बजट घाटा दिखाने की प्रथा कब से बंद कर दी। आपके एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 1997 से लेकर 98 तक दोस्तों जो बजट है ना, उनसे भारत में बजट का जो घाटा दिखाने की जो प्रथा पहले चलता था, लेकिन 1997 से 98 के बीच में बंद कर दिया गया था। और ये आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। यकीनन दोस्तों ऐसे मेरे दोस्तों को इस क्वेश्चन नहीं पता होगा, आप इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिए दोस्तों। क्लास खत्म होने के बाद एक बार इसे जरूर रिवीजन कर लेना। लेकिन दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है? अगर दोस्तों क्लास अच्छा लगे ना दोस्तों, तो मेरे लिए, मेरे मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक करना दोस्तों। क्योंकि दोस्तों करीब 2,500 पेज को मैंने छाँट छाँट के आपके बजट से संबंधित, आपके इकोनॉमिक्स से संबंधित, आपके पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन को लाए हो दोस्तों। मेहनत बहुत लगता है दोस्तों, है ना? तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जो वस्तु एवं सेवा यानी जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही दोस्तों उसमें बारे में कहा गया है। तो उसमें से कहा गया कि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया जो वस्तु एवं सेवा कर जो कि जीएसटी निर्माता सेवा यानी कि प्रदायक से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं की सेवाओं को पूर्ति करने पर लगाया गया एकल जो कि व्यापक अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। दूसरा जो कि बोला गया कि यह गंतव्य अपराध जो कि आधारित उपभोग कर है, जिसे पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा का जो कहते हैं। उसमें से दो में से दोस्तों दोनों आपका जो करेक्ट है
और इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट मार के हमेशा दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स में जो कि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन देखने को बहुत मिलता है, लेकिन दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेने का है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे आप स्क्रीनशॉट मारिए, क्लास खत्म होने के बाद आप इसे जरूर रिवीजन एक बार करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। मैंने कहा ना दोस्तों, हरित क्रांति एक ऐसा टॉपिक है ना जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत में हरित क्रांति काफ़ी हद तक गेहूं क्रांति है, क्योंकि 1967 से 68 और 2003 से 2004 के बीच गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि कुल अनाज के उत्पादन में केवल 2 गुना वृद्धि हुआ। पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978 से 79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया। इसमें से दोस्तों दोनों आपका ऑप्शन सही है और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट मारना। दोस्तों मैंने कहा ना, ऐसे बहुत सा क्वेश्चन होगा जो आपको नहीं आता होगा, लेकिन दोस्तों आपको पढ़ना है, स्क्रीनशॉट मार के क्लास खत्म होने के बाद आप इसे जरूर रिवीजन करना है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों के उपयोग में मुख्य रूप से किन राज्यों को लाभ हुआ। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जब पहला चरण हुआ था ना, तो HYV जो बीज की उपयोग से बेसिकली इन राज्यों में बहुत लाभ हुआ और आपकी SSC GD में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें से कहा गया कि व्यापार और उद्योग के संबंध में DPIIT का फुल फॉर्म क्या है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि डिपार्टमेंट फॉर प्रोफेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मैंने कहा ना दोस्तों, आपके एग्जाम में हमेशा कभी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लेता है और इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट मार के एक बार जरूर बाद में रिवीजन करना दोस्तों, है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ यानी कि इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि बेसिकली आपके DPIIT का फुल फॉर्म है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला था 2024 के SSC GD एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है कि व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाले भारत का जनसंख्या जो पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विस्तृत जो है ना आपके जनसंख्या, भारत की जो पिरामिड आपके जनसंख्या ना, बेसिकली यह विस्तृत रूप से दर्शाता है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है और हमेशा इस तरीके से इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में सरकारी बजट का जो प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा संसाधनों की जो कुशलता पूर्वक आवंटन करना होता है ना, बेसिकली यही आपके इकोनॉमिक्स में सरकारी बजट का प्राथमिक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है। और बेसिकली आपको याद रखना है, यकीनन दोस्तों क्वेश्चन को देखने के बाद, क्वेश्चन को लेवल को देखने के बाद दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लग रहा है दोस्तों। आप सबको अगर लाइक अगर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों तो ज़रूर करना, मेहनत लगता है दोस्तों, आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। आपके लिए दोस्तों हर एक टॉपिक को मैंने चुन चुन कर लाया दोस्तों, ताकि अगर एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न भी अगर इस क्लास से आ जाना दोस्तों, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब उपलब्धियाँ हासिल होगा कि हाँ यार मैंने थोड़ा भी अगर कोशिश किया तो किसी की भी अगर थोड़ा बहुत भी भला हो जाए दोस्तों, मैं आप उसी के लिए काम करता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जिसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंक में जमा राशि और उसका इस्तेमाल वह ऋणदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण की भुगतान नहीं हो जाता। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके समर्थक ऋणाधार। ठीक है, समर्थक ऋणाधार इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा और आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो आंसर आ जाएगा समर्थक ऋणाधार, आपको याद रखना है। जो कि क्वेश्चन बेसिकली ये हमेशा इनसे देखा जाता है कि समर्थक ऋणाधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास भूमि है, वाहन है, पशुधन है और इन सभी का इस्तेमाल करके वह जो ऋणदाता को गारंटी देने की जो काम करता है उसी को बेसिकली समर्थक ऋणाधार कहता है और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो 2011-12 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की जो गरीबी दर है ना, सो लगभग कितना परसेंट के बीच रहा था। तो 33.7% के बीच में आपके बिहार की जो गरीबी दर हमेशा रहा। दोस्तों आपको एक बात कह रहा हूँ, अभी आपके जितने भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे आपके LP का एग्ज़ाम हुआ, चाहे टेक्नीशियन का, चाहे RPF SI का, दोस्तों आप जाके क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों।
आपके एग्जाम में गरीबी दर से बहुत क्वेश्चन पूछा गया। हमेशा 3 ऑप्शन दे देता था कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी राज्यों में से सबसे गरीब कौन सा है, और दूसरा ऑप्शन दे देता था कि उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन वाइज दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और गरीबीताई से हमेशा आपके राज्य से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इस पॉइंट को भी आपको याद रखिएगा, परसेंट वाला भी आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में बच्चों का जो निर्भरता है ना, सो कब से कब तक वायु की यानी आश्रित की संख्या का मापा जाता है। बेसिकली 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हीं को आपके निर्भरता आयु के श्रेणी में रखा जाता है, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा चतुर्धर्तक क्षेत्र। चतुर्धर्तक क्षेत्र दोस्तों आपके एग्जाम में बौद्धिक गतिविधियों एवं नवाचार से संबंधित है। दोस्तों बताइए इस पॉइंट को आप कितने आदमी को पता था। अगर आपको नहीं पता दोस्तों आप स्क्रीनशॉट मारिए। बहुत ऐसे दोस्तों को दोस्तों जैसे कि प्रथम क्षेत्र आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, चतुर्थक क्षेत्र किसी को पता नहीं था। आपको याद रखना, मेरे क्लास में आओगे दोस्तों तो मैं आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा कि हाँ दोस्तों इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा गया था। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हमेशा फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जितने भी क्षेत्र हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमेशा इनसे देखा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में आर्थिक नियोजन के संबंध में बॉम्बे प्लान कितने भागों भागों में प्रकाशित किया गया था। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2 भागों में जो कि किया गया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान कब आया था। तो 1944 में आपके बॉम्बे प्लान आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बॉम्बे प्लान से, और बेसिकली ये 2 भागों में जो कि प्रकाशित हुआ करता था, और आपके एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों कि केंद्र में तेजी से बदलती राजनीतिक स्थिति के कारण 1990 में भारत की जो पंचवर्षीय योजना, बेसिकली ये क्या बोल रखा है, शुरुआत जो कि नहीं हो पाई थी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना, बेसिकली आपकी 1990 में भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हो सका था। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना से कब चला था, तो 1992 से लेकर आपके 97 तक जो कि चला गया था। अगर मैं बात करूं 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो कि आपका जो लक्ष्य कितना था, तो बेसिकली 5.6% था दोस्तों, 5.6% था। लेकिन दोस्तों प्राप्ति कितना हुआ था, 6.68% प्राप्त हुआ था। ठीक है, 6.8% प्राप्त हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हमेशा आपके एग्जाम में लक्ष्य और कितना जो कि प्राप्ति हुआ और हमेशा किस मॉडल पे आधारित था, ये आपके पंचवर्षीय योजना में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति की अगुवाई मुख्य रूप से किसने किया गया था। तो बेसिकली दोस्तों MS स्वामीनाथन ने जो कि हरित क्रांति की अगुवाई की थी। बेसिकली इस क्वेश्चन को मैंने पहले ही जो कि डिटेल कर चुका हूँ, जो कि विश्व के लिए नॉर्मन बोरलॉग बहुत बड़े नाम है और इनसे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को द्वारा शुरू किया गया था। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा WC प्लोडन। WC प्लोडन है दोस्तों जिन्होंने 1881 की जनगणना 17 फरवरी 1881 में शुरू किया गया था, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना, उनकी समय विधि क्या है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2002 से लेकर 2007 तक आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से दोस्तों 11वीं 12वीं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 12वीं जो पंचवर्षीय योजना हुआ था ना 2012 से लेकर 17 तक, लेकिन उसको 2015 में ही खत्म करके नीति आयोग की स्थापना किया गया था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और हमेशा आपके एग्जाम में 12वीं पंचवर्षीय योजना से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और देखा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि एक वर्ष के दौरान एक फर्म जो कि बराबर वर्ष के दौरान फर्म में उत्पादन जो कि माइनस वर्ष के दौरान फर्म की जो बिक्री होता है ना, बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माल सूची में परिवर्तन। कि एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन बराबर वर्ष के दौरान फर्म का उत्पादन माइनस वर्ष के दौरान फर्म की जो बिक्री होता है ना, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है और आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि जो भारतीय दंड संहिता है ना IPC 1860 को निरस्त किया गया था। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा भारत न्यायिक संहिता विधेयक। जब भारत न्यायिक संहिता विधेयक दोस्तों आपके उसी को IPC जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 में निरस्त किया गया था, और ये आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, आपको याद रखना है।
साथ ही दोस्तों मैं अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का जो कार्यकाल भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा गृह मंत्रालय के अंतर्गत में। आपके महापंजीयक एवं जो जनगणना आयुक्त होता है ना, उन्हीं सबके कार्यकाल और भारत सरकार के निम्नलिखित जो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो बेसिकली गृह मंत्रालय के अंतर्गत में आता है। अगला क्वेश्चन है कि आयात को घरेलू उत्पादन से बदलने या प्रतिस्थापित जो कि करने की जो नीति है ना, उसको क्या कहा जाता है, तो बेसिकली आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, आयात प्रतिस्थापन इसे कहते हैं कि जब आयात के जो घरेलू उत्पादन होता है ना, उन्हीं से बदलने या प्रतिस्थापित करने की जो नीति होता है ना, बेसिकली आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि परिवहन और भंडारण आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत में आता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा तृतीय क्षेत्र में। परिवहन और भंडारण जो आपके आर्थिक गतिविधि है ना, हमेशा तृतीय क्षेत्र आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार आपके एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो तृतीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जीडीपी इसी क्षेत्र से आता है और हमेशा इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, उसी तरह से द्वितीय क्षेत्र आ जाता है। द्वितीय क्षेत्र से भी मैंने क्वेश्चन को सेट करके लाया हूँ। बेसिकली जो भी आपके कच्चे माल जो कि उद्योग वगैरह में आके कोई नया चीज़ में जब फॉर्मेशन किया जाता है, तो बेसिकली द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र दोस्तों जैसे कि कृषि वगैरह आपका जो प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा, पशुपालन आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में उनसे संबंधित एग्जाम्पल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको उस तरह से याद करके जाना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जो कि फिक्की का गठन जो कि कब किया गया था, 1927 में आपका फिक्की का गठन किया गया था। और इस पॉइंट को आपको याद रखना है, हमेशा आपके एग्जाम में फिक्की से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली इसका फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और एंड इंडस्ट्रीज, आपको याद रखना। इसका फुल फॉर्म भी कई बार आपके एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करें कि जब कोई व्यक्ति काम करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो बेसिकली प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। आपके एग्जाम में हमेशा प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी से क्वेश्चन देखने को मिलता है दोस्तों, आपको याद रखना है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मान लो पूरा काम करता है, काम करता हुआ प्रतीत, लेकिन उसका काम उत्पादन में योगदान नहीं दे रहा है, तो बेसिकली वही उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। और इसको याद रखना, हमेशा आपके एसएससी जीडी में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्ति का सृजन नहीं होता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा राजस्व व्यय आ जाएगा। ठीक है, राजस्व व्यय उसे कहते हैं कि जब कोई प्रकार का जो व्यय है उन व्ययों को संदर्भित करता है जिससे भौतिक या वित्तीय संपत्ति का सृजन नहीं होता है, बेसिकली राजस्व व्यय कहते हैं। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हरित क्रांति ने फसल की जो पैदावार में उल्लेखनीय वृद्धि की और भारतीय कृषि को बदल दिया, इसकी उल्लेखनीय कमियों में से क्या है, तो बेसिकली पर्यावरणीय आपके अवनयन आ जाएगा। दोस्तों आप क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, उनका लेवल थोड़ा हाई चला जाता है दोस्तों आपके इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसी तरह से दोस्तों अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्लास को स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों एक बार जरूर रिवीजन करना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। और हमेशा इस तरह से क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में बार बार देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राजस्व व्यय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान और राजस्व सरकार के अन्य पार्टियों को दिए गए अनुदानों के लिए जो खर्च किया संबंधित है, क्या ये सही है। तो बेसिकली दोस्तों ये दोनों के दोनों पॉइंट आपके राजस्व व्यय से गलत है। और आपको स्टेटमेंट दोस्तों याद रखना, कई बार इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि पढ़िए दोस्तों, हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा प्रारंभ किया गया एक प्रयत्न है। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का सही है, उन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों देखो अगर मैं बात करूं, ये दोनों के दोनों कथन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा और दोनों जो कि करेक्ट है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत 1 जनवरी डैश को विश्व व्यापार संगठन जो कि सदस्य बन गया था, तो 1995 में दोस्तों 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO का जो कि सदस्य बन गया था।
और बेसिकली 8वें पंचवर्षीय योजना के दौरान इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन को रिलेट करके दिया जाता है, घुमा के दिया जाता है। तो दोस्तों आपको उस तरीके से याद रखना, बेसिकली क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो हरित क्रांति के संदर्भ में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हाई यील्डिंग वेराइटीज आ जाएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। HYV आपका एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, SSC CGL हो, CHSL हो या रेलवे के कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, ये कई बार का क्वेश्चन पूछा गया और इनसे संबंधित हमेशा फुल फॉर्म देखने को मिलता है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं साथीगण, तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन को तो आंसर MS स्वामीनाथन है दोस्तों। मैंने इसको डिस्कशन कर लिया दोस्तों, और इस क्वेश्चन को बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर दोस्तों दुर्गेश पटेल, इससे संबंधित अगर मैं बात करूं तो दुर्गेश पटेल दोस्तों आपके गुलाबी क्रांति के जनक है, ठीक है। गुलाबी जो क्रांति है ना, उनके जनक बेसिकली दुर्गेश पटेल है और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ सैम पित्रोदा दोस्तों, तो ये आपकी पीली क्रांति के लिए जनक है दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए याद रखना दोस्तों। पीली क्रांति के लिए बेसिकली सैम पित्रोदा, और आपकी ग्रीन क्रांति के लिए दोस्तों दुर्गेश पटेल आ जाएगा। वर्गीज कुरियन दोस्तों, बेसिकली आपको क्या करना है, वर्गीज कुरियन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखना है। श्वेत क्रांति के जनक दोस्तों आपके वर्गीज कुरियन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्गेश पटेल, सैम पित्रोदा और वर्गीज कुरियन आपको याद रखना है। इनसे संबंधित आपके SSC GD में कई बार का क्वेश्चन पूछा जाता है। गन्ने से चीनी बनाने की जो गतिविधि है ना, तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है दोस्तों? बेसिकली द्वितीय क्षेत्र है ना, आपके जो गन्ने से चीनी बनता है ना, बेसिकली द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर क्या रखा गया था? बेसिकली 8% रखा गया था। अगर दोस्तों मैं बात करूं आपके जो लक्षित तो 8 था, लेकिन दोस्तों प्राप्ति में 9% हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है ना। बेसिकली लक्ष्य तो रखा गया था 8%, लेकिन दोस्तों हमें कितना प्राप्त हुआ था? 9% रखा था। बेसिकली ये तो क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनता है 12वीं पंचवर्षीय में, जो आपके हमेशा पूछा जाता दोस्तों। 12 से 17 तक जो कि चला था, लेकिन उसको 15 में ही खत्म कर दिया था, ठीक है। और उसी के आयोग से जो कि नीति आयोग का गठन किया गया था। तो इनसे संबंधित आपके SSC GD में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? राजस्व व्यय जो कि केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। दूसरा बोल रहा है कि पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारी की कमी आती है। बेसिकली इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही आ जाएगा, और आपको इस क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट मार के दोस्तों क्लास खत्म होने के बाद आपको रिवीजन कर लेनी है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप सबको क्लास कैसा लग रहा है और आपका जो लेवल है ना दोस्तों, इसी तरह से क्वेश्चन आपके SSC GD 2023 और 24 का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। यकीनन इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपको इस तरह से पढ़ के जाना दोस्तों। अगर 1 से 2 नंबर आपको बचाना है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देख के जाना है, पढ़ के जाना है। एटलीस्ट दोस्तों इस क्लास को 1 से 2 बार आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए इस क्लास। अगला क्वेश्चन है कि तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की अत्यधिक गरीबी की कमी आने लगी? तो बेसिकली 1991 में दोस्तों जब तीव्र आर्थिक होने लगा ना विकास, तो उसके कारण से गरीबी में कमी आने लगी, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, जितने भी गरीबी से संबंधित स्टेट आपके राज्य हैं, और साथ ही कब जो कि तीव्र विकास हुआ उसके कारण से गरीबी में कमी आने लगा, तो हमेशा इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा सबसे अधिक तरल है? तो बेसिकली एमोन आपकी मुद्रा आपूर्ति का सबसे माप में सबसे तरल है, अधिक तरल है, आपको याद रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बेसिकली तो ऑप्शन नंबर 4। लेकिन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विभाग ने सरकार और सरकारी कर्मचारियों को यानी कि लंबित यानी कि संवादित में विवादों में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विवाद से विश्वास जो कि सेकंड जो शुरू करवाया गया था, बेसिकली वह विभाग दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ऐसे मेरे साथीगण को नहीं आता होगा, लेकिन दोस्तों आपको पढ़ के जाना है, आपको स्क्रीनशॉट मारना है, कम से कम दोस्तों एक बार जरूर रिवीजन करना, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 ऐसे प्रश्न जाता है जो आपसे नहीं बनेगा, लेकिन दोस्तों आपको टेंशन लेना नहीं है, मेहनत करनी है दोस्तों, है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण जो रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में भारत के उन सभी ग्रामीण परिवारों को कितने दिन की गारंटी मजदूरी रोजगार का वादा करता है जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।
बेसिकली 100 दिन के लिए गारंटी करता है, जो कि ये अधिनियम 2005 में आया था और ये कई बार का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 दिन के गारंटी रोजगार दिनों का काम करता है और हमेशा आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी? बेसिकली तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगर मैं बात करूँ तीसरी जो पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच में रहा था, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों आपकी 1951 से 56 के बीच में रही थी। अगर मैं सातवां पंचवर्षीय योजना की मैं बात करूँ दोस्तों, तो 1985 से लेकर 90 के बीच में रहा था। अगर मैं छठी पंचवर्षीय योजना की बात करूँ दोस्तों, 1980 से 85 के बीच में रहा था। दोस्तों अगर बात करो कि जो तीसरा पंचवर्षीय योजना हो ना, उसमें से आपका जो लक्ष्य कितना रखा था, 5.6% रहा था। लेकिन दोस्तों अगर प्राप्त की मैं बात करूं तो 2.8% रहा था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ये दो डाटा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी पंचवर्षीय योजना बेसिकली 61 से 66 के बीच रहा था। अगर मैं बात करूँ उसमें लक्ष्य रखा था 5.6, लेकिन प्राप्त हुआ 2.8। इसीलिए सबसे विफल पंचवर्षीय योजना जो कि तीसरा पंचवर्षीय योजना जाना जाता है और आपके एग्जाम के लिए इनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि घाटे में कटौती के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बेसिकली करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि भारत में सरकार कर राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रत्यक्ष करों पर अधिक भरोसा करती है। अप्रत्यक्ष कर प्रकृति में प्रतिभागी होते हैं, यह सभी आय समूह को समान रूप से प्रभावित करता है। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है और इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि हरित क्रांति शब्द जो कि 1950 और 1960 के दशक के दौरान मेक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र जो कि डैश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान आपके कृषि विशेषज्ञ की एक टीम द्वारा प्रकाशित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। बेसिकली जो फिलीपींस में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान है ना दोस्तों, वहीं एक बेसिकली विशेषज्ञ के रूप में टीम के द्वारा विकसित की गई एक नई कृषि तकनीक है हरित क्रांति दोस्तों, जो 1950 से 1960 के दशक में उनका शब्द दिया गया। और हमेशा आपके एग्जाम में फिलीपींस जो कि द्वारा पूछा जाता है कि वहीं से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान को यानी स्थापना किया गया था और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनता है इस तरह से क्वेश्चन। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्ण तरह विफल हुआ, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ये दोस्तों ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है ना, ये भी क्वेश्चन बता दिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में हरित क्रांति के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हरित क्रांति के दौरान पारंपरिक कृषि में से एकल कृषि की ओर बढ़ने से छोटे किसानों को पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि हरित क्रांति के प्रभावों में से एक कृषि के अत्यधिक पूंजीकरण है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। हरित क्रांति मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित मैंने दोस्तों अभी तक 10 से 15 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आप दोस्तों हर एक क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, एग्जाम से पहले यही क्वेश्चन पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए। मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में भी कार्य करती है। सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। तो बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, जो कि दोनों सही आ जाएगा और आपको याद रखना है। मैंने अभी कह रहा हूँ दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन स्टेटमेंट का आप इसे स्क्रीनशॉट मारिए दोस्तों, कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से पहले एक बार इसे और पढ़ के जाइए, बस दोस्तों यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा और इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में पंचवर्षीय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक बनकर उभरा। दूसरा पॉइंट बोला कि 10वीं पंचवर्षीय योजना ने विकास के कुछ प्रमुख संकेतकों के लिए निगरानी योग्य लक्ष्य जो कि निर्धारित किया। बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं 10वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना, आपके 2002 से 2007 तक हुआ था। इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि पूंजीगत जो प्राप्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन को पढ़िए। बोल रखा कि सरकार की वे सभी प्राप्तियों जो देयता पैदा करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को काम करती है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि पूंजीगत प्राप्ति की मुख्य मदें सरकार द्वारा जनता के लिए लिए गए ऋण जो कि बाजार ऋण ग्रहण कहा जाता है। सरकार द्वारा रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों से राजकोषीय बिल की
बिक्री के माध्यम से लिया गया ऋण विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त ऋण और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए ऋणों को दूसरी वसूली कहते हैं। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों सही है, आपको याद रखना है। मैंने कहा ना दोस्तों, आपके इकोनॉमिक्स से हमेशा लेवल हाई रहता है दोस्तों, है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पढ़ के जाना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या आपके व्यक्ति गणना अनुपात कहा जाता है। आपको याद रखना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक कृषि वैज्ञानिक है जिन्होंने भारत में हरित क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेसिकली दोस्तों MS स्वामीनाथन को ही दोस्तों मौन कुंभा संबा जो कि संबा शिवना स्वामीनाथन, जो कि इसका पूरा नाम है दोस्तों, बेसिकली हम लोग MS स्वामीनाथन कहते हैं, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा दोस्तों हरित क्रांति को लाने में। अगला क्वेश्चन है कि मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अचल संपत्तियों के उनके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावटी के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि का मूल्यह्रास कहा जाता है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जा सकता। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। आप सबसे रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए, एग्जाम से पहले एक बार जरूर रिवीजन कीजिए दोस्तों। इकोनॉमिक्स से संबंधित ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चाहे दोस्तों आप चाहे जिस तरह से भी अगर तैयारी आपके अंदर में है दोस्तों, अगर आप इस तरह से बना पा रहे हो तो बेफिक्र, टेंशन नहीं लेने की। अगर आपसे नहीं बन रहा दोस्तों तो एक बार आप जरूर अच्छी तरह से पढ़िए, मेहनत कीजिए, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जो कि इनमें से क्या है, मुद्रा जारी करना और आखिरी कर्जदाता, ये दोनों पॉइंट आपके RBI का काम है दोस्तों, और आपके एग्जाम में RBI से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई। तो बेसिकली M3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लग रहा है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे मेहनत के लिए दोस्तों एक बार जरूर लाइक करना दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, क्वेश्चन को छांट छांट के लाता हूँ दोस्तों आप सभी के लिए। मैंने कहा ना दोस्तों 3 से 4 हज़ार प्रश्न को क्वेश्चन को देखता हूँ दोस्तों, उसमें से आपके क्या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखने को मिला तो वहाँ से दोस्तों लाता हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसकी आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायता दिया। बेसिकली अनाज पर निर्भरता के कारण से कम करने की सहायता दिया, और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश के 5 IIT स्थापित किया गया। दोस्तों आप इसको लिख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना में ही 5 IIT की स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपकी SSC MTS और स्टेनोग्राफर में ये आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आपको याद रखना है।